जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसी क्लास में हम लोग बीपीसीजी 172 युवा जेंडर एवं पहचान की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। पहली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद आज भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके आप लोग इन सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ को भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर हम पीडीएफ डाल देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पीडीएफ अपनी डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि आप लोग फास्ट रिवीजन चाहते हैं एग्जाम से 1-2 घंटे पहले कि जो आप लोग पढ़े हो सकता है वो आपके एग्जाम में आ जाए, तो उसके लिए आप लोग जो है गेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है, shop.hindustanknowledge.com आपको सिंपली सर्च करना है। तो जैसे ही आप उसको सर्च करेंगे तो आपके सामने ये हमारी वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग पेपर कोड डाल सकते हैं BPCG 172, ठीक है। जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है गेस्ट पेपर आ जाएगा, इंग्लिश में भी आ जाएगा और हिंदी में भी आ जाएगा। तो आप हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग 49 रुपीज में इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करेंगे या फिर इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके जो है हमको जानकारी दे सकते हैं। तो चलते हैं वापस हम अभी अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, साम्यता और समानता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। साम्यता और समानता को बढ़ावा देने के लिए उपायों का सुझाव दीजिए। तो भारतीय संविधान समाज और लोकतंत्र में साम्यता और समानता इक्वलिटी दो महत्वपूर्ण मूल्य हैं जो सामाजिक समरसता और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। यानी कि भारतीय संविधान में साम्यता यानी कि फ्रेटर्निटी और समानता यानी कि इक्वलिटी जो है दो शब्द जोड़े गए हैं, जिससे क्या होता है, जिससे समाज में समरसता और व्यक्ति की जो गरिमा है वो बनी रहती है। जो क्या व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने का कार्य किसका है, संविधान का कार्य है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे साम्यता यानी कि फ्रेटर्निटी। तो साम्यता का तात्पर्य है सभी व्यक्तियों में परस्पर भाईचारे, एकता और सहयोग की भावना का विकास करना। यह भावना समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहिष्णुता और सहयोग पर आधारित होती है। यह विचार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी वर्णित है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। समता का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आपसी तनाव, भेदभाव और विद्वेष को समाप्त कर एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण का निर्माण करना है। तो यहाँ पर जो समता यानी कि फ्रेटर्निटी है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि जो समाज में विभिन्न वर्ग हैं उनके बीच जो तनाव है, भेदभाव है, उसको समाप्त करके जो है एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाना है। वो किसका काम है, वो काम है साम्यता का। तो साम्यता का मतलब क्या है, साम्यता का मतलब है सभी व्यक्तियों में भाईचारा, एकता और जो सहयोग की भावना है उसी को हम लोग कहते हैं साम्यता, ठीक है। इसके बाद आता है समानता यानी कि इक्वेलिटी। तो समानता का आशय है प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले और प्रतिष्ठा मिले। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सबको बराबर मानने की बात करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का विस्तृत प्रावधान है, जैसे कि कानून के समक्ष समानता होगी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार और सार्वजनिक अवसरों की समानता होगी। समानता का मूल उद्देश्य है समाज में जाति, धर्म, लिंग और भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आप लोग जो है पुलिस में सिर्फ जो है ओबीसी वाले ही भर्ती हो सकते हैं या फिर एससी वाले ही भर्ती हो सकते हैं या फिर जनरल वाले ही भर्ती हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कास्ट के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि सबको समान अवसर यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद है साम्यता और समानता को बढ़ावा देने वाले उपाय। यानी कि साम्यता और समानता को कौन कौन से जो उपाय बढ़ावा देते हैं। तो इन दोनों मूल्यों की स्थापना समाज में शांति, न्याय और विकास को सुनिश्चित करती है। इन्हें बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय क्या है, शिक्षा का सशक्तिकरण। यानी कि साम्यता और समानता के मूल्यों को विकसित करने के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। स्कूली पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा, संवैधानिक मूल्य
और सामाजिक समरसता पर बल दिया जाना चाहिए। बच्चों को विविधता में एकता, सहिष्णुता और मानवता की शिक्षा दी जाए। अगर हमको जो है समता और जो है समानता की डेफिनेशन को बढ़ाना है, तो हमको क्या करना होगा, हमको स्कूल में जो है नैतिक शिक्षा पढ़ानी चाहिए, उन्हें संवैधानिक मूल्य बताने चाहिए कि आपके कौन कौन से मूल्य हैं और कौन कौन से आपके कर्तव्य हैं, और जो है समाज में उनको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सब चीजें जो है बच्चों के पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। इसके बाद है कानून का प्रभावी कार्यान्वयन। भेदभाव, छुआछूत, लिंग भेद आदि को समाप्त करने के लिए बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के लिए समय समय पर कानूनी सुधार और कार्यान्वयन जरूरी है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर भेदभाव या छुआछूत करता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है सजा मिलनी चाहिए। यानी कि जो कानून छुआछूत के लिए बनाए गए हैं वो सख्ती से जो है लागू किए जाने चाहिए, और अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं या अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए समय समय पर जो है कानून को आगे आना होगा, और जो उसे सक्रिय रूप से भागीदार होना पड़ेगा। इसके बाद है सामाजिक जागरूकता अभियान। तो सामाजिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिसमें लोगों को समानता, सामाजिक न्याय और भाईचारे के महत्व के बारे में बताया जाए। मीडिया, एनजीओ और सामुदायिक संगठनों को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यानी कि कभी कभी हमको जो है सामाजिक जागरूकता अभियान भी निकालने चाहिए, जिससे जिससे हमको लोगों को बताना चाहिए कि हम लोगों में समानता से रहना चाहिए, और समाज में समरसता से रहना चाहिए, और भाईचारे का जो है महत्व बताना चाहिए। इसके बाद है आर्थिक समानता की दिशा में प्रयास। यानी कि समानता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि आर्थिक संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की समान उपलब्धता जरूरी है। इसके बाद है विविधता का सम्मान। यानी कि भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और भिन्नताओं का समान सम्मान कर ही साम्यता को बढ़ाया जा सकता है। एकता में अनेकता को केवल नारा नहीं बल्कि जीवन शैली बनाया जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर महिला सशक्तिकरण योजनाएं चलानी चाहिए, जैसे लैंगिक समानता के बिना समग्र समानता संभव नहीं है। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी में जो है समान अवसर दे दिए जाने चाहिए। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जो है प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। इसके बाद इसमें आंसर में हम लोग निष्कर्ष देखिए तो साम्यता और समानता केवल वैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि एक विकसित, शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज की नींव है। इन्हें केवल संविधान में उल्लिखित कर रखने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि इन्हें हम अपने जीवन में, व्यवहार में और समाज के ढांचे में ना उतारें। इसलिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम न केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग हों, बल्कि अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हुए साम्यता और समानता को व्यवहार में लाएं। यानी कि जो साम्यता और समानता सब संविधान में दिए गए हैं वो वहीं तक सीमित ना रहे, बल्कि हमको अपने जीवन में भी उन शब्दों को उतारना चाहिए। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है लिंग रूढ़िवादिता क्या है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए लिंग समाजीकरण और बदलती लिंग भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। तो लिंग रूढ़िवादिता का अर्थ है महिलाओं और पुरुषों के बारे में समाज द्वारा बनाए गए पारंपरिक और स्थायी विचार, जो ये निर्धारित करते हैं कि एक स्त्री या पुरुष को कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये रूढ़ियां जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों से प्रभावित होती हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता, भावना और आत्मनिर्भरता को सीमित करती है। यानी कि लिंग रूढ़िवादिता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है समाज द्वारा कुछ ऐसे विचार बनाए गए जिससे निर्धारित होता है कि पुरुष को कैसे व्यवहार करना चाहिए, पुरुष के क्या काम होते हैं। ये सब जो समाज में रूढ़ियां हैं ये क्या करती हैं, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है सीमित कर देती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कैसी लड़कियां भावुक होती हैं इसलिए वो नेतृत्व नहीं कर सकती हैं, लड़कों को रोना नहीं चाहिए क्योंकि वो मजबूत होते हैं। जैसे घरेलू काम महिलाओं के लिए और कमाने का काम पुरुषों के लिए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो कमाने के लिए महिलाएं जो नहीं कमा सकती हैं और जो लड़कियां जो भावुक हैं वो नेतृत्व नहीं कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार की सोच न केवल व्यक्तियों को सीमित करती है बल्कि समाज में असमानता, भेदभाव और लैंगिक हिंसा को भी बढ़ावा देती है। इसके बाद है लिंग समाजीकरण की व्याख्या। तो लिंग समाजीकरण की व्याख्या क्या है? लिंग समाजीकरण, जेंडर सोशलाइजेशन, वह प्रक्रिया है
जिसके माध्यम से बच्चे जन्म के बाद से ही यह सीखते हैं कि समाज उनके लिंग के अनुसार उनसे क्या अपेक्षा करता है। यह सामाजिकरण परिवार, विद्यालय, मीडिया, धर्म और अन्य सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से होता है। यानी कि लिंग सामाजिकरण का मतलब क्या है? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा सोचता है कि समाज जो है हमारे लिंग यानी कि पुरुष है तो हमसे क्या अपेक्षा करता है, अगर हम स्त्री हैं तो हमसे समाज क्या अपेक्षा करता है। ये जो चीज होती है इसी को हम लोग कहते हैं लिंग सामाजिकरण। तो सबसे पहले तो इसमें परिवार भूमिका निभाता है। बचपन से लड़कों को कार, बंदूक जैसे खिलौने और लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। लड़कों को स्वतंत्रता और साहस सिखाया जाता है, जबकि लड़कियों को आज्ञाकारी और घरेलू कार्यों में प्रशिक्षित किया जाता है। सबसे पहला तो काम हमारा परिवार ही करता है इसमें। इसके बाद है विद्यालय। तो विद्यालयों में कभी कभी शिक्षकों के व्यवहार में भेदभाव देखा जाता है, जैसे लड़कों को गणित और विज्ञान में प्रोत्साहित करना, जबकि लड़कियों को कला या भाषा में, यानी कि कभी कभी कहते हैं कि लड़कियों को जो है होम साइंस यानी गृह विज्ञान लेना चाहिए और लड़कों को गणित या विज्ञान में भाग लेना चाहिए। इसके बाद हमारी मीडिया बचा कुचा काम करती है। विज्ञापन, फिल्मों और टीवी शोज में महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाएं अक्सर पारंपरिक ढंग से दिखाई जाती है। महिलाओं को गृहिणी और पुरुषों को कमाने वाला दर्शाया जाता है। इसके बाद है धार्मिक व सांस्कृतिक मान्यताएं। कई बार पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं भी ये निर्धारित करती हैं किस लिंग को क्या करना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान लिंग आधारित भूमिकाओं की एक मजबूत छवि व्यक्ति के मन में बन जाती है, जिससे वह स्वयं का दूसरों को सीमित दायरे में देखने लगता है। क्योंकि जब कोई बच्चा छोटे से बड़ा होगा, जब चीजें वही लगातार करेगा, तो उसके दिमाग में एक छवि बन जाती है कि पुरुष क्या काम करते हैं, स्त्रियों के क्या काम है। जबकि कुछ भी ऐसा नहीं होता है। जो काम पुरुष कर सकते हैं वो काम स्त्रियां भी कर सकती हैं, जो स्त्री काम कर सकती हैं वो पुरुष भी कर सकते हैं। इसके बाद है बदलती लिंग भूमिकाओं की व्याख्या। समाज में शिक्षा, जागरूकता, नीतियों और महिलाओं के संघर्षों के कारण लिंग भूमिकाओं में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। अब पुरुष और महिलाएं दोनों पारंपरिक भूमिकाओं को तोड़ते हुए नई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसके बाद जैसे बदलती भूमिकाओं को उदाहरण देखें, महिलाओं की कार्य क्षेत्र में भागीदारी। आज महिलाएं वैज्ञानिक हैं, पायलट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, राजनेता हैं और सैनिक और उद्यमी भी बन रही हैं। इसके बाद है पुरुष का घरेलू भूमिका में आना। तो अब कई बार जो होता है पुरुष घरेलू कार्यों में भी सक्रिय भाग लेते हैं, जैसे बच्चों की देखभाल, खाना बनाना आदि कार्य। उदाहरण में देखें तो भारत में कई महिलाएं फाइटर पायलट बन चुकी हैं। पुरुष हाउस हैजबैंड की भी भूमिका निभा रहे हैं। तो इससे क्या प्रभाव क्या पड़ा? तो प्रभाव ये पड़ा कि बदलती लिंग भूमिकाएं समाज में संतुलन लाई, समानता लाई और बेहतर सामाजिक जो है संबंधों का निर्माण हुआ। यह परिवार और कार्य क्षेत्र दोनों में सहयोग, समझ और भागीदारी को बढ़ावा देती है। इसके बाद है सामाजिक परिवर्तन लाने के उपाय क्या है? तो सबसे पहले तो है लैंगिक समानता पर आधारित शिक्षा, यानी कि स्कूली पाठ्यक्रमों में लिंग संवेदनशील शिक्षा को शामिल किया जाए ताकि बच्चों में समानता की भावना प्रारंभ से ही विकसित हो सके। इसके बाद है मीडिया की जिम्मेदारी। विज्ञापनों और कार्यक्रमों में ऐसे चित्रण किए जाएं जो लिंग भूमिकाओं को चुनौती दें और विविधता को दर्शाएं। इसके बाद परिवार और अभिभावकों की भूमिका। तो अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को लिंग के आधार पर सीमित ना करें, यानी कि लड़कियां हैं तो घर पर ही पढ़ेंगी, लड़के हैं तो बाहर पढ़ेंगे। लड़कियों और लड़कों को समान अवसर, संसाधन और आत्मविश्वास जो है देना चाहिए। इसके बाद कानूनी सुधार और नीतियां। सरकार को ऐसे कानून और योजनाएं बनानी चाहिए जो लिंग भेदभाव को समाप्त करें और समान अवसर को बढ़ावा दें, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। प्रेरणादायक रोल मॉडल। तो समाज में ऐसे व्यक्तियों को सामने लाया जाए जिन्होंने पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को तोड़ा है, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हों। देखिए ये नियम तो है, पर ये नियम तो हमको ये फॉलो करने पड़ेंगे। इसके बाद निष्कर्ष में आप लोग लिख सकते हैं क्या? लिंग रूढ़िवादिता जो है समाज के विकास में एक बड़ी बाधा है। लिंग सामाजिकरण की प्रक्रिया को संतुलित, समावेशी और समता मूलक बनाकर ही हम बदलती लिंग भूमिकाओं को स्वीकार कर सकते हैं। जब समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवसर, अधिकार और सम्मान मिलेगा, तभी हम एक सशक्त, समता मूलक और प्रगतिशील राष्ट्र की ओर अग्रसर हो पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, युवा पहचान पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो वैश्वीकरण का अर्थ है पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ना। क्या है वैश्वीकरण का अर्थ? क्या है? पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ना, जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से इसका असर हर वर्ग पर पड़ा, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव युवाओं पर देखा गया। युवा पीढ़ी किसी भी देश का भविष्य होती है और उनकी पहचान, सोच और जीवन शैली और व्यवहार को वैश्वीकरण ने गहराई से प्रभावित किया है।
यानी कि जो युवा पीढ़ी होगी, भविष्य की सोच होती है, उनकी जो पहचान होगी, उनकी जैसी सोच होगी, वैसे ही हमारा आगे चलकर देश होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण के कारण दुनिया की कई संस्कृतियां आपस में घुल मिल गई हैं। अब भारतीय युवा केवल अपनी परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिमी संस्कृति जैसे पहनावा, संगीत, खाना और जीवन शैली भी अपना रहे हैं। यानी कि जो हम ईस्ट के लोग थे ना, वो अब जो वेस्ट के लोग थे उनकी जो संस्कृति है उनको अपना रहे हैं, और ईस्ट वाले जो है, वेस्ट वाले जो है, ईस्ट की संस्कृति को अपना रहे हैं। तो ये सब किसके कारण हुआ है? ये सब जो है वैश्वीकरण के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ है, सब कुछ संभव हो पाया है। इसके बाद जैसे पारंपरिक कपड़ों की जगह जीन्स टी शर्ट ने ले ली, योगा और आयुर्वेद की जगह जिम और प्रोटीन ने ले ली। कई युवा त्योहारों को पारंपरिक तरीके से नहीं मनाते, बल्कि आधुनिक तरीके से मनाते हैं। इसके बाद है शिक्षा और कैरियर की सोच में बदलाव। पहले युवा डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी की ओर अधिक आकर्षित होते थे, लेकिन अब वैश्वीकरण ने नए नए कैरियर कैरियर विकल्पों को जन्म दिया, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, गेमिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, स्टार्टअप कल्चर। ये सब क्या हुए? ये इस सब से क्या हुई? ये जो चीजें आई हुई है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, ये सब ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण से ही संभव हो पाया है। इसके बाद विदेशी शिक्षा की चाह बढ़ गई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कोर्सिया, यूडेमी आदि से युवा वैश्विक स्तर की शिक्षा घर बैठे ले सकते हैं। इसके बाद है भाषा और संचार शैली में बदलाव। वैश्वीकरण के कारण अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ गया। युवा वर्ग में हिंदी या अन्य मातृभाषाओं की जगह अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया में इंटरनेट की वजह से युवा अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है संवाद करने लगे हैं। इसके बाद है जीवन शैली में बदलाव। वैश्वीकरण ने युवा वर्ग की जीवन शैली में भी बहुत बदलाव किया है। खान पान में पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें आम हो गई हैं। देर रात तक जाना, नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया पर समय बिताना आम हो गया है। परिवार और सामाजिक जीवन की बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। इसके बाद है सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन भी हुआ। अब युवा अधिक उदार सोच रखते हैं। लैंगिक समानता, एलजीबीटीक्यू प्लस अधिकार, पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर जो है जागरूकता बढ़ी है। इसके बाद है वे सीमित दायरे में नहीं, बल्कि वैश्विक नागरिक बनने की जो है कोशिश करते हैं। और इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या है? वैश्वीकरण से जहां एक और अवसर बढ़े हैं, वहीं दूसरी ओर इससे नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। पहला है पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों से दूरी बढ़ रही है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं जैसे तनाव, अकेलापन बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर दिखावे की संस्कृति ने आत्मसंकोच और हीन भावना को जन्म दे दिया है। युवा अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं और अपनी असली पहचान को जो है खोने लगे हैं। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष दे सकते हैं आप, वैश्वीकरण ने युवा पीढ़ी को अनेक नए अवसर दिए, उन्हें दुनिया से जोड़ दिया और सोच को आधुनिक बनाया, लेकिन इसके साथ ही अपनी सांस्कृतिक पहचान, भाषाई विविधता और पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखना भी जरूरी है। युवाओं को चाहिए कि वैश्वीकरण के अच्छे पहलुओं को अपनाएं, लेकिन अपने जड़ों से भी जुड़े रहें। संतुलन बनाए रखना ही एक सशक्त और सकारात्मक जो है पहचान की कुंजी है। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। पिछली क्लास में हमने 3 को किया था। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।